हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 5 अभाज्य समय के चौथे भाग में। और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 115, 116 और 117 में दिए गए तथ्यों को समझेंगे और सभी प्रश्नों का हल भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है। सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें को प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। टॉपिक है खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह अभाज्य संख्याएं। इसके लिए हम वापस दूसरे भाग में चलते हैं। पेज नंबर 109 में हमने जैकपॉट के लिए छलांग लगाना सीखा था कि किस तरह से हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। पहले जो है खजाने को किसी एक संख्या पे मान लिया जाए कि 24 पे रखा गया था, तो 24 पर पहुंचने के जो संभव छलांग कौन कौन से हो सकते थे उसे हमने जाना था कि एक एक का छलांग लेके भी जो है 24 बार में 24 तक पहुंचा जा सकता है। वहीं दो दो का छलांग लेके 12 बार में जो है 24 पे पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से फिर 3 का छलांग लेके जो है 8 बार में 24 तक पहुंचा जा सकता था। फिर 6 का छलांग भी ले सकते थे और 4 बार में 24 तक पहुंच सकते थे। 8 का जो है छलांग लेकर के हम 3 बार में 24 तक पहुंच रहे थे। वहीं फिर 12 का भी छलांग ले सकते थे, 2 बार में 24 तक पहुंच जाएंगे। और 24 का एक छलांग भी ले सकते थे डायरेक्टली 0 से 24 पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी संख्या तक पहुंचने के लिए उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं और उस गुणनखंड की मदद से आप वो छलांग साइज लेकर के वहां तक पहुंच सकते हैं। बाद में जो है हम लोगों को बताया गया था कि अगर खजाने को जो है 2 नंबर्स पे रखा जाए तो आप उस नंबर तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस स्थिति में हमने देखा था कि जब खजाना 2 जगहों पे रखा जाता था तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालने पर ऐसी संख्या जो दोनों का गुणनखंड हो, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता था, उस संख्या के हिसाब से जो जंप या छलांग साइज लेकर के हम दोनों नंबर तक पहुंच जाते थे। तो आगे इसी से संबंधित है कौन से जोड़े सुरक्षित हैं करके बोल रहा है कि खजाना ढूंढने वाले खेल को पुनः देखते हैं। इस बार खजाने 2 संख्याओं पर रखे हैं और जंपी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वह दोनों संख्याओं पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। यहाँ एक नया नियम भी है, एक को छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है। यानी कि सार्व गुणनखंड के रूप में अगर 1 आ जाए, एक तो सबका सार्व गुणनखंड होगा, किसी भी 2 संख्या का जब आप सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो वहां पे इससे पहले जो हम गेम खेल रहे थे उसमें छलांग साइज आप 1 का ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 का छलांग साइज नहीं लेना है। बात समझ में आ गई? चलिए, ग्रम्पी खजाने को कहाँ रखे कि जंपी जो है दोनों संख्याओं तक ना पहुंच सके। क्या खजाने को 12 और 26 पर रखने से काम हो जाएगा? तो जब आप 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड कौन कौन निकल के आएगा, इस तरह से आप देखिए। यहाँ पे 12 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 12 को 1 तो कट करता ही करता है, 2 से भी 12 जो है विभाजित होता है, फिर 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता तो 6 से होता है और फिर 12 से होता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 26 को जब आप देखेंगे तो 26 में 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग लग जाता है, फिर 2 से भी 26 में भाग लगता है, उसके बाद 13 से लगता है और फिर 26 से लगता है। अब हम इन दोनों की जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है या सार्व गुणनखंड आप कह लें तो देखते हैं कि 1 दोनों में है और 2 भी दोनों में है। यहाँ पे हमें गेम में कहा गया है कि छलांग का साइज आप 1 नहीं ले सकते हैं। तो 1 के अलावा कोई और सार्व गुणनखंड है? तो हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 है, आपके पास ऑप्शन खुला है। आप छलांग साइज 2 ले लीजिए। 2 का छलांग साइज लेकर के आप 6 बार में 12 पे और 13 बार में 26 पे पहुंच सकते हैं। तो 1 को छलांग का आकार नहीं लेना है, अतः जंपी जो है 2 का छलांग आकार लेकर दोनों खजाने तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अगर
ग्रम्पी 12 और 26 पे खजाने को छुपाता है तो काम चलने वाला नहीं है। आप जंपी जो है 2 छलांग साइज लेकर के दोनों नंबर्स तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे फिर से दिया है और आगे कहता है कि 4 और 9 के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर 4 और 9 पे खजाने को छुपा दिया जाए तो क्या जंपी जो है इन दोनों तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए हम पहले 4 और 9 के गुणनखंड पे ध्यान देते हैं। तो 4 के जो गुणनखंड हैं वो 1, 2 और 4 है केवल, और उसी तरह से 9 के जो गुणनखंड है वो 1, 3 और 9 है। अब हम जब दोनों का सार्व गुणनखंड देखते हैं तो केवल 1 है जो दोनों में मौजूद है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। और हमें बता दिया गया है कि आप छलांग साइज के रूप में 1 को नहीं ले सकते हैं। अतः 1 के अतिरिक्त यहाँ पे कोई अन्य जो है सार्व गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः एक को छलांग आकार के रूप में किए बिना जंपी जो है दोनों युग्मों तक नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे 4 और 9 अगर आप रखते हैं, खजाने को 4 पे और 9 पे रखते हैं तो ये जो है आपके लिए सुरक्षित रहेगा, वहां तक जंपी जो है नहीं पहुंच पाएगा। अतः ग्रम्पी जानता है कि युग्म 4 और 9 उसके लिए क्या है, सुरक्षित है। आगे आपको कहता है जांच, और आगे है कि जांचिए क्या ये युग्म सुरक्षित है। अगर कोई खजाना जो है 15 और 39 पे रखा जाए तो क्या ये सुरक्षित होगा। इसी तरह से अन्य संख्याओं के साथ भी दिया गया है, तो एक एक करके हमें जो है इसको हल करना होगा। सबसे पहले हम 15 और 39 के लिए देखते हैं कि 15 के गुणनखंड क्या है और 39 के गुणनखंड क्या है। तो इसे ऑलरेडी हमने पहले से लिख लिया है ताकि आपका ज्यादा समय मैं ना लूं, क्योंकि फिर वीडियो लेसन काफी लंबा हो जाता है। जब हम 15 के गुणनखंड लेते हैं तो 1 और फिर उसके बाद 3 से 15 कट जाता है, 3 पचे 15, फिर 5 तिया 15 और उसके बाद 15 इकाई 15। तो ये 4 इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह से 39 के गुणनखंड आप निकालेंगे तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, फिर 3 से भी इसमें भाग लग जाता है। 3 से जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो पहले 3 इकाई 3 और फिर 3 तिया 9, यानी 13 बार में ये 3 से कट जाएगा। और इसी प्रकार 13 से ये 3 बार में कटेगा तो 13 भी इसका गुणनखंड होगा, 13 तिया 39 होता है। और फिर 39 तो 39 से कटेगा ही कटेगा। इस प्रकार जब हम इसके सार्व गुणनखंड देखते हैं इन दोनों के, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, तो 1 भी दोनों में मौजूद है और 3 भी दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे हमें जो है कहा गया है कि आप जंप साइज 1 नहीं ले सकते हैं, दोनों नंबर्स तक पहुंचने के लिए 1 का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 3 का छलांग साइज हम ले सकते हैं। 3 का छलांग साइज हम लेंगे तो 5 बार में 15 पे और 13 बार में 39 पे पहुंच जाएंगे। अतः यह सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि छलांग का साइज 3 लेकर 15 तथा 39 तक पहुंचा जा सकता है। और आगे बी नंबर में 4 और 15 दिया गया है। 4 के गुणनखंड आप देखेंगे तो 1, 2 और 4 है, और 15 के गुणनखंड जो हैं 1, 3, 5 और 15 है। सार्व गुणनखंड के रूप में इन दोनों में केवल 1 आता है। अतः यह जो है सुरक्षित है क्योंकि 1 के अतिरिक्त कोई छलांग साइज नहीं लिया जा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। ये हमारा सुरक्षित हो गया। पहला वाला हमारा सुरक्षित नहीं था क्योंकि 1 के अतिरिक्त यहाँ पे 3 से जो है दोनों में पहुंचा जा सकता है 3 का छलांग लेकर के। आगे 18 और 29 का है, तो यहाँ पे हम 18 के गुणनखंड और फिर 29 के गुणनखंड को देखते हैं सी नंबर में। तो 18 के जो गुणनखंड हैं इस तरह से हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18, क्योंकि 1 से तो कोई भी संख्या कट ही जाता है तो 1 सभी का गुणनखंड होता है। 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 इकाई 18। इसी प्रकार 29 के जो गुणनखंड हैं वो 1 और 29 ही हैं क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं जो कॉमन फैक्टर के रूप में है तो केवल 1 ही है। और गेम का नियम है कि आप छलांग का साइज जो है 1 नहीं चूज कर सकते हैं। तो 1 के अतिरिक्त यहाँ पे कोई छलांग साइज नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है खजाने को रखना सुरक्षित रहेगा। तो ये भी ओके है, यहाँ पे आप
छुपा सकते हैं। इसी तरह से 20 और 55 है डी नंबर में, तो इसके लिए हम सबसे पहले 20 के गुणनखंड देखते हैं, जो कि होगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये सारी संख्याएं हैं जिनसे 20 में पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये सारे इसके फैक्टर्स है। इसी तरह से 55 के गुणनखंड अगर आप देखेंगे तो 55 को 1 तो काटता ही है, फिर 5 से 55 में 11 बार में भाग लगता है, ठीक है, और फिर 11 से 5 बार में, 11 पचे 55, और फिर 55 इकाई 55। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, वो 1 तो है ही है, और साथ ही साथ 5 यहाँ भी है देखिए, और यहाँ पे भी है। तो एक तो छलांग साइज के रूप में हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद है। हम 5 का छलांग साइज लेकर के 4 बार में 20 पर और 11 बार में 55 पर पहुंच सकते हैं। अतः यह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि छलांग का साइज 5 लेकर खजाने तक पहुंचा जा सकता है, तो यह भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के जो सार्व गुणनखंड है उसमें 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी मौजूद हैं, जो जंप साइज लिया जा सकता है और फिर दोनों संख्याओं तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज कॉमन देखा कि जिस संख्या में ये पॉसिबल नहीं है, उन दोनों संख्या युग्म में 1 के अतिरिक्त कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है। तो आगे यहाँ पे यही हमें बताया जा रहा है कि सुरक्षित युग्मों के विषय में क्या विशेष है। उनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कोई भी दो संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कहें कॉमन फैक्टर नहीं होता, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही युग्म में जो दोनों ही संख्याएं होंगी वो केवल अभाज्य संख्या ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसमें भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकता है, या दोनों भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है, जो सार्व गुणनखंड है, वो 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, उसके अतिरिक्त और कोई सार्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 4 को लेते हैं या 9 को लेते हैं, 4 और 9 को अगर आप लेते हैं तो 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 है। इसी तरह से 9 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। जबकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक इसके गुणनखंड है। इसी तरह से 9 भी जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। लेकिन इन दोनों का सार्व अगर आप निकालेंगे, सार्व गुणनखंड, तो सार्व के रूप में केवल 1 आएगा, है ना। तो ये दोनों संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अतः ये दोनों संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने देखा कि 15 और 39 जो पिछले पृष्ठ में ए नंबर में दिया गया था, इसमें जो है 3 एक सार्व गुणनखंड है। किसमें किसमें? 15 और 39 में। देखिए यहाँ पे हमने 15 और 39 का जब निकाला था तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड के रूप में 1 और 3 था। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 एक सार्व गुणनखंड है, अतः यह सह अभाज्य नहीं है। लेकिन 4 और 9 सह अभाज्य है। क्यों 4 और 9 सह अभाज्य हैं? क्योंकि 4 और 9 में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य सार्व गुणनखंड नहीं था, जो कि हम शुरू में ही देख चुके हैं कि 4 और 9 का जब हमने गुणनखंड निकाल के इसके सार्व गुणनखंड ज्ञात किए थे तो दोनों में केवल 1 जो है कॉमन के रूप में आया था। तो ये दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, 4 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है? आपको बताना है कि इन संख्या युग्मों में से कौन कौन सह अभाज्य है। सह अभाज्य कौन होगा? अगर हम दोनों का गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि दोनों के जो सार्व गुणनखंड हैं वो केवल 1 ही है, उसके अलावा कोई अन्य जो है सार्व गुणनखंड दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम कह सकेंगे कि ये संख्या युग्म जो है सह अभाज्य संख्याओं का है। तो आइए एक एक करके इसे हल करते हैं। ए नंबर में दिया है 18 और 35। तो सबसे पहले हम 18 और 35 का जो है
गुणनखंड लिखेंगे एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे 18 के जो गुणनखंड हैं वो इस तरह से आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरह से 35 के जो गुणनखंड हैं 1, 5, 7 और 35, इन 4 संख्याओं से ही 35 में भाग लगता है। जब हम इन दोनों के सार्व गुणनखंड को देखते हैं तो केवल एक दोनों में मिलता है, और कोई भी ऐसा दो संख्या जिसके सार्व गुणनखंड केवल एक हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो, तो वो जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः यह सह अभाज्य युग्म है, क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कहें कि सार्व गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से बी में देखिए क्या दिया है, 15 और 37। तो 15 और 37 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। इस तरह से देखिए 15 और 37 में 15 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1, 3, 5 और 15, और 37 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 और 37 है। इस तरह से इन दोनों का सार्व केवल एक दोनों में ही मिल रहा है, अतः यह भी सह अभाज्य युग्म है, क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड नहीं है। तो पहली दोनों ही युग्म जो है हमें जो है सह अभाज्य संख्याओं का मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में है 30 और 415। तो जब आप 30 और 415 के गुणनखंड निकालेंगे तो 30 के गुणनखंड इस तरह से 1, 2 से 15 बार में कटता है, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में और 30 से 1 बार में। इसी तरह से 415 के जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से ये कटता है, फिर 5 से ये 83 बार में कटता है, यानी कि 83 से ये 5 बार में कटेगा तो 83 भी इसका गुणनखंड होगा, और उसके बाद 415। अब दोनों के जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं तो दोनों में 1 मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 5 भी मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस तरह से 1 के अतिरिक्त भी यहाँ पे गुणनखंड आ गए, अतः यह सह अभाज्य युग्म नहीं है, क्योंकि 1 के अतिरिक्त 5 भी जो है सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है। तो ये जो है हमारा सह अभाज्य युग्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 के अतिरिक्त 5 है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है। डी नंबर में है 17 और 69। तो 17 और 69 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 17 का 1 और 17 केवल निकलता है, इसके अलावा वो किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसी तरह से 69 के गुणनखंड 1, 3, तो ये 23 भी होगा, और फिर 69। अब दोनों के जब आप उभयनिष्ठ या फिर सार्व गुणनखंड निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो केवल एक ही दोनों में मिलता है, अतः यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि एक के अलावा कोई और सार्व गुणनखंड नहीं है। तो ये भी हमारा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। उसके बाद है 81 और 18। तो 81 और 18 में आप देखें 81 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1, 3 से जो है 81 कटता है 27 बार में, ठीक है, और फिर 9 से कटता है 9 बार में, और 27 से 3 बार में, और फिर 81। तो ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड है। वहीं 18 के अभाज्य गुणनखंड कई बार आप देख चुके हैं, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ऐसे ही याद हो गया होगा। अब इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड आप लेंगे तो 1 भी है दोनों में मौजूद, फिर 3 भी आपको दिखेगा, यहाँ भी देखिए 1, 1, फिर 3, 3, और फिर 9 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो अतः यह जो है सह अभाज्य युग्म नहीं है, क्योंकि इनके 1 के अतिरिक्त 3 तथा 9 सार्व गुणनखंड हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह भी जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली वड़ा खेल खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात देखी। तो हमने पहले ही भाग में इडली वड़ा गेम खेला था, उसमें हम कोई भी 2 संख्याएं लेते थे, उसमें से छोटी संख्या जो होती थी उसके बदले उसमें से जो छोटी संख्या होती थी उसके गुणज आने पे हम क्या कहते थे, इडली कहते थे। बड़ी संख्या जो होता था उसके गुणज आने पे हम वड़ा कहते थे, और जब दोनों का सार्व गुणज आता था, यानी कि ऐसा गुणज जो दोनों का गुणज हो, तब इडली वड़ा कहा जाता था। तो यहाँ पे अंशु ने क्या रोचक बात देखी। पहला तो उसने ये देखा कि कभी कभी
प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं का गुणनफल के समान था, और दूसरा स्थिति उसने ये देखा कि अन्य स्थितियों में प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा था। उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। यह संख्या युग्म के सह अभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम दो संख्या लेते हैं, 4 तथा 9 लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 4 9 36 होगा। अब आप 4 के गुणज निकालिए, तो 4 के गुणज इस तरह से आएंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ये बढ़ता रहेगा। इसी तरह से 9 के जब आप गुणज निकालते हैं तो 9, 18, 27, 36, 45, फिर 9 6 के 54, 9 7 63, ये बढ़ता रहेगा। दोनों में जब हम सार्वगुणज देखते हैं तो एक ही बार जाके 36 पे दोनों में कॉमन सार्वगुणज मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला सार्वगुणज आएगा, यानी कि पहली बार जब इडली वड़ा कहा जाएगा तो 36 पे कहा जाएगा, और 36 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी है। ऐसा क्यों है? अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन दोनों का जो सार्वगुणनखंड है वो केवल 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं जो जिनके बीच केवल सार्वगुणनखंड के रूप में केवल 1 हो, उन दोनों संख्याओं का जो पहला सार्वगुणज होगा वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि हम दूसरी संख्या इस तरह से लेते हैं, 6 और 9 लेते हैं। यानी कि 6 आने पे या 6 के गुणज आने पे आपको इडली कहना होगा, और 9 के गुणज आने पे आपको वड़ा कहना होगा, और दोनों संख्याओं का जो सार्वगुणज आएगा तो आपको इडली वड़ा कहना होगा। इस तरह से मान लिया जाए गेम शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 पे आके इडली कहेगा एक लड़का, फिर 7 8 9 आने पे वड़ा कहा जाएगा, फिर 10 11 12 आने पे फिर से इडली कहा जाएगा। इस तरह से गेम आगे बढ़ेगा, और जैसे ही 18 पे पहुंचेंगे तो आपको इडली वड़ा कहना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 6 और 9 का जो गुणनफल होता है 54, तो 54 पे जाके कहना चाहिए था इडली वड़ा, नहीं, यहाँ पे 54 से पहले ही 18 पे कह दिया जा रहा है, फिर 36 पे भी इडली वड़ा कहा जाएगा, तब जाके 54 पे कहा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे जो है जो इडली वड़ा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से पहले ही क्यों कहना पड़ा? इसका रीजन ये है कि इन दोनों का जो सार्वगुणज है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? जब आप 6 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 3 6 निकलेगा, 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 3 9 निकलेगा। दोनों का सार्वगुणनखंड आप देखेंगे तो 1 और 3 है, यानी कि 1 के अलावा भी इनका एक सार्वगुणनखंड के रूप में 3 अवेलेबल है। तो जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त तो कोई अन्य संख्या भी होगा, तो उन संख्याओं का जब कॉमन मल्टीपल निकाला जाएगा, सार्वगुणज निकाला जाएगा, तो वो हमेशा उन दो संख्याओं के गुणनफल से छोटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड केवल 1 हो, उनका सार्वगुणन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है सह अभाज्य कला, जिसे हम को प्राइम आर्ट कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 यहाँ पे आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, नीचे दर्शाई गई धागे की कला को देखिए। पहली आकृति में 12 खूंटियां हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहली आकृति में कुल मिला के 12 खूंटियां हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक के नंबर्स आपको लिखे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। धागा हर चौथी खूंटी से बंधा है। तो यहाँ पे 12 से शुरू करके आपको धागा लगाना है। कहाँ से? 4 4 के अंतर पे। तो 12 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे 12 से आ जाएगा कहाँ तक? 4 तक आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 घर आगे बढ़िए, 1 2 3 4, 8 पे जाना है। तो इस तरह से जो है ये धागा यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया। फिर यहाँ से 4 घर आगे, 1 2 3 4, वापस आप 12 पे आ गए। बस इतना ही होगा यहाँ पे। यानी कि जब हमारी खूंटियों की संख्या 12 है तो धागा जो है
कितनी बार बांधा गया है? केवल 3 बार। कितनी बार? केवल 3 बार। इसी तरह से यहाँ पे देखिए खूंटियों की संख्या कितना है? इसमें 13 बार है। और इसमें जो है धागे का जो अंतर है वो 3-3 का है, यानी कि 13 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 पे आया है। पहले यहां से 13 से कहां लाया गया है? 3 पे लाया गया। ठीक है, फिर 3 से 3 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 कहां तक आ जाएगा? 6 तक आ जाएगा, 3 से 6 तक। फिर 6 से 3 घर आगे बढ़ेंगे, 7 8 9, तो 6 से फिर कहां लेके जाना है? 9 के पास लेके जाना है। ठीक है, फिर 9 से 3 घर, 1 2 3 12 पे पहुंच जाएगा। कहां पे? 12 पे। इसी तरह से फिर 12 से 3 घर आगे चलिए, 1 2 3 2 पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 घर आगे चलेंगे, 1 2 3 5 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 5 से 3 घर आगे चलिए, 1 2 3 8 पे पहुंच जाएगा। 8 से 3 घर आगे चलिए, 1 2 3 11 पे पहुंच जाएगा। फिर यहां से 3 घर आगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम डायरेक्ट 13 पे ना पहुंच जाएं। 1 2 3, तो यहाँ 1 पे आ चुके हैं। फिर यहां से 3 घर लीजिए, 1 2 3, तो 4 पे आ जाएंगे। फिर यहां से 3 घर, 1 2 3 7 पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से 3 घर, 1 2 3 10 पे चले जाएंगे। फिर यहां से 3 घर, 1 2 3 13 पे पहुंच गए। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 3-3 का जो है यहाँ पे क्या लिया गया है? धागे का अंतर जो है यहाँ पे 3-3 लिया गया। यहाँ पे 4-4 का था, गलती से यहाँ 3 लिख दिए हैं, ये 4 होगा। 12 जब खूंटी थी तो यहाँ पे अंतर कितने कितने का था? धागा का 4-4 का था। और यहाँ पे आपका जब 13 है खूंटियों की संख्या, तो अंतर 3-3 का लिया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 16 खूंटी है और अंतर कितने का है? चेक करिए। यहाँ पे 16 से स्टार्ट करिए आप। पहला जो लाइन 16 से कहां तक जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? 16 से 6 पे। तो ये 6-6 का जो है अंतर यहाँ पे लिया गया है। 16 में 6-6 का अंतर है। फिर देखिए 6 से 6 घर आगे बढ़िए, 6 घर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 12 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर 12 से 6 घर आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 2 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से 6 घर आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 8 पे पहुंच रहे हैं। फिर इस तरह से 8 से 6 घर आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 14 पे पहुंच गए। फिर 14 से 6 घर आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 4 पे पहुंच गए। फिर यहां से 6 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 10 पे पहुंच गए। फिर यहां से 6 घर आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 16 पे पहुंच गए। ठीक है, इस स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ संख्याओं को ही, केवल 3 संख्याओं को ही टच किया, बाकी सारे रह गए। यहाँ पे जो है देखिएगा तो हर एक नंबर पे ये जो धागा है वो बांधा गया है या टच हुआ है। यहाँ पे भी कुछ संख्याएं जो है टच हुई हैं, कुछ कुछ एक एक बीच बीच में छूट गया है। जैसे यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 11 13 और 15 पे धागा नहीं पहुंचा है। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 24 खूंटे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे अंतर कितने कितने का लिया गया है? 1 2 3 4 5 6 का अंतर लिया गया है। कितने का? 6 का। तो पहली बार में 6 पे आए, फिर यहाँ से 6 घर आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 12 पे आ गए। फिर 12 से 6 घर आगे चलेंगे 18, 18 से 6 घर आगे चलेंगे 24। तो 4 बार में ही यहाँ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कुछ आकृतियों में धागा जो है प्रत्येक खूंटी से बंधा है, जैसे इसमें बंधा है एवं कुछ में नहीं बंधा है। क्या यह दो संख्याओं यानी कि खूंटियों की संख्या और धागे के अंतर के सह अभाज्य होने से संबंधित है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या क्या निकल के आएगा? 1 2 3 4 6 और 12। 4 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 4 निकल के आएगा। इन दोनों में जब हम सार्व गुणनखंड देखते हैं, कॉमन गुणनखंड देखते हैं,
तो सार्व गुणनखंड के रूप में इसमें हमें क्या क्या मिलता है? सार्व गुणनखंड इन सब का क्या क्या होगा? देखिए 1 है, 2 है और 4 है। इसमें 1 से अधिक जो है इसके सार्व गुणनखंड यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे फिगर में आते हैं। दूसरे फिगर में चूंकि 13 है कुल मिला के यहाँ पे खूंटियों की संख्या, इसके गुणनखंड आप निकालेंगे तो 1 और 13 ही आएगा। 3 का जो गुणनखंड है 1 और 3 आएगा। सार्व गुणनखंड आप देखिए, सार्व गुणनखंड इन दोनों का क्या होगा? केवल 1 है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए यहाँ पे हर एक संख्या को देखिए टच किया गया है, हर एक खूंटे को टच किया गया है। 16 और 6 में देखिए 16 के गुणनखंड कितने होंगे? 1, 2, उसके बाद 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा और फिर 16 से कटेगा। इसी तरह से 6 के गुणनखंड आप निकालेंगे तो 1, 2, 3 और 6 से कटेगा। सार्व गुणनखंड अगर आप निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, सार्व गुणनखंड, तो इसके सार्व गुणनखंड कौन कौन है? 1 देखिए दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, यानी 1 के अतिरिक्त भी यहाँ पे सार्व गुणनखंड है। तो यहाँ पे सारी संख्याएं टच नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 और 6 है। 24 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? 1, 2, 3 से भी कटता है, 3 या 24, 4 छके 24, फिर 4 के बाद 6 से भी कटेगा, 6 चौके 24, फिर 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और फिर 24। इतने सारे इसके गुणनखंड है। 6 का जब आप निकालेंगे तो 1, 2, 3 और फिर 6। सार्व गुणनखंड इन दोनों का अगर आप निकालेंगे, सार्व गुणनखंड यानी कि जो कॉमन होता है फैक्टर दोनों का, सार्व गुणनखंड जो दोनों में मौजूद है, तो 1 मिल रहा है दोनों में, है ना? 1 है देखिए दोनों में, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, उसके बाद 2 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, इसी तरह से 6 यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जिन संख्याओं के सार्व गुणनखंड 1 से अधिक हैं, उन संख्याओं में सभी खूंटों तक नहीं पहुंचा जा रहा है, लेकिन जिस संख्या का सार्व गुणनखंड केवल 1 है तो वहां पे देखिए हर एक खूंटे को टच किया जा रहा है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जब खूंटियों तथा धागों की संख्या में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य सार्व गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो धागा जो है प्रत्येक खूंटी से बंधेगा और यह सह अभाज्य युग्म होगा। आगे पेज नंबर 117 में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है देखिए, निम्नलिखित के लिए ऐसी ही आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए एक एक करके। पहला में है 15 खूंटी और धागे का अंतर जो है 10 लेना है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है 15 खूंटी और धागे का अंतर 10-10 रखना है। तो हम इसे जो है 1 से 15 तक संख्याओं को इस तरह से लिख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेंटर बिंदु है। यहाँ पे धागे का अंतर हमें 10 लेके चलना है, तो 15 से स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से ये कहाँ तक आ जाएगा? पूरा 10 तक आएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप 10 घर आगे चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ पहुंच रहे हैं? 5 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। फिर 5 से 10 घर आगे चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 15 पे पहुंच गए, तो 5 से 15। ये इस तरह से यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये जो संख्या है, सारे संख्याओं को टच नहीं किया और पूरी तरह से ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि 15 और 10 जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है देखिए, यहाँ पे कहा गया है 10 खूंटी है और 7 का अंतर आपको लेना है। तो इस तरह से आप पहले बना लीजिएगा एक सर्कल और 1 से 10 तक संख्याएं इस तरह से गैप में, ताकि बराबर बराबर सबको मिले। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 10 से, हमको जाना है कहां तक? 7 तक आना है। 7 का अंतर है, तो हम पहले 10 से कहां पहुंचेंगे? 7 में।
अब आगे फिर हम 7 घर आगे 7 से गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच रहे हैं हम? 4 पे पहुंच रहे हैं। कहाँ पे? 4 पे। और फिर यहां से आगे 7 घर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस बार हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 1 पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे 1 पे आ जाएंगे। अब फिर जो है यहाँ से 7 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 8 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ से 7 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे पहुंच रहे हैं। कहाँ पे पहुंच रहे हैं? 5 पे। चलिए अब 5 से 7 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच गए? 2 पे। अब यहां से मान लिया 7 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच गए? 9 पे। ठीक है। अब 9 से आगे 7 घर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच गए? 6 पे। ठीक है। 6 से 7 घर आगे चलिए। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच गए? 3 पे। 3 से 7 घर आगे चलें। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंच गए? वापस 10 पे पहुंच गए। तो यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि हमने सारी संख्याओं को यहाँ टच किया है। यहाँ पे हमने सारी संख्याओं को टच कर लिया है। तो यहाँ पे 10 और 7 जो है ये क्या हो सकता है? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो सकता है। जब आप इसके गुणनखंड निकालेंगे तो इन दोनों में केवल एक होगा जो कॉमन होगा। आप देख सकते हैं 10 का जो गुणनखंड है 1 2 5 और 10 है। 7 का जो गुणनखंड है 1 और 7 है। दोनों में कॉमन क्या है? सार्व क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? तो कॉमन देखिएगा केवल 1 है। तो यहाँ पे सारी खूंटियों को जो है टच किया गया है। इसी तरह से सी नंबर में देखिए क्या दिया है? 14 खूंटी और धागे का अंतर 6 रखना है आपको। तो यहां से शुरू करेंगे। पहला 6 कहाँ पे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। सीधा यहाँ से यहाँ आपको आना है। फिर 6 घर आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे पहुंच गए? 12 पे। फिर यहां से 6 आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 पे पहुंच रहे हैं। तो 4 से इसको मिला दीजिए इस तरह से। फिर यहां से 6 घर आगे चलिए। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंच गए? 10 पे। चलिए 10 से 6 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंच गए? 2 पे। फिर यहां से 6 घर आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंच गए? 8 पे। इस तरह से फिर यहां से 6 घर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 14 पे पहुंच गए। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा कुछ संख्या जो है रह जाता है। 1 3 5 7 9 11 और 13। ये सब के सब बाकी रह गए, सबको टच नहीं किया जा पाया। इसका मतलब यह है कि 14 और 6 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड जरूर होगा। जैसे आप 14 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 7 और 14 आएगा। 6 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 3 और 6 आएगा। अब दोनों का सार्व गुणनखंड आप देखिए जो दोनों में होगा तो 1 के अतिरिक्त होगा यहाँ पे पक्का। 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 1 के अतिरिक्त 2 भी है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। अतः यहाँ पे सारे खूंटियों को टच नहीं किया जा सका। इस तरह से बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और अगर आपको ये समझ आया, आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर से हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।